राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। मंदिर में साया दोनों जोड़े आंखें बंद किए खड़ी थी। दोनों हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ी थी। अपने प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिव जी, आपकी तो चारों लोक में चलती है। आप देवों के महादेव हैं। सब पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए शिव जी। हम बस बाबा और बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम इन हालातों से लड़कर इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएं। प्रार्थना करके साया जाने के लिए पीछे मुड़ी तो वह जल्दबाजी में पीछे खड़ी एक महिला से टकरा गई। वो महिला और साया दोनों गिरते ही तभी उस महिला ने साया को हाथ पकड़ लिया। साया ने भी उस महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। वे दोनों ही गिरने से बच गईं। जब वे दोनों सही से खड़ी हुई तो साया ने जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हम जल्दी में थे। तभी उस महिला ने मुस्कुराते कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती हमारी भी थी। हमने भी नहीं देखा और अपने धुन में चले आए। उसकी बात सुनकर साया मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर महिला ने कहा, बहुत प्यारी मुस्कान है आपकी। यह सुनकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी उसने उस महिला से कहा, माँ जी, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। यह सुनकर उसकी महिला ने कहा, नहीं बेटा, आप बहुत अच्छी हैं। तभी साया ने उसे देखते हुए कहा, हमारी माँ नहीं है और आज हमारी जॉब का पहला दिन है। हम नहीं जानते कि हम कैसे काम करेंगे, पर हमें अंदर से बहुत डर लग रहा है। क्या आप हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे इस डर को कम कर देंगी? यह बोलकर वह उस महिला का चेहरा देखने लगी। फिर खुद ही उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप भी सोच रही होंगी कैसी लड़की है, पहली बार मिल रही है और जाने क्या क्या बोल रही है। तभी उसे बीच में रोकते उस महिला ने कहा, हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे। बेटिया तो लक्ष्मी जैसी होती हैं, भला उनके बारे में कोई क्या ही सोचे। यह कहकर उसने साया के सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, आप खुश रहें हमेशा और डरना कभी नहीं बेटा। परेशानी और चुनौतियाँ तो आती जाती रहती हैं। आप बस डट कर खड़ी रहना, कभी भी खुद को टूटने मत देना, सबका हिम्मत से सामना करना। उसकी बात सुनकर साया झटके से उसके गले लग गई तो उसने भी प्यार से उसे गले लगा लिया। साया की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस महिला को गले लगे हुए कहा, हमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, पर आपको देखकर लगता है एक माँ ऐसी ही होती है। हमारी माँ भी बिल्कुल आप जैसी होंगी। कुछ समय बाद ही साया एसएसआर कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर जाती ही रिसेप्शन पर उसे एक आदमी ने रोक लिया और उसे अपने टॉप फ्लोर पर ले आया। साया भी यह देखकर हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह आदमी उसे सूर्य के कैबिन में ले आया। सूर्य चेयर पर बैठा था, उसकी पीठ साया की तरफ थी। साया उसके कैबिन में आ तो गई थी, पर उसे अब बहुत अजीब लग रहा था। एक तो वो कैबिन इतना आलीशान था और वहाँ फैली शांति, जिसमें वह न केवल अपनी चलती सांसों को बल्कि धड़कने दिल की भी सुन पा रही थी। उसने अपनी काली आंखों से कैबिन को एक्सप्लोर किया और फिर उसने नजरें सामने चेयर पर बैठे सूर्य पर गई। उसे देखकर उसने खुद से कहा, लगता है यही हमारे बॉस हैं। यह सोचकर उसने अपना गला साफ किया और फिर धीरे से अपनी मीठी आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसके यह कहते ही सूर्य ने अपनी चेयर की स्विंग किया और साया को देखकर बोला, बैड मॉर्निंग मिस मुखर्जी। साया की आंखें उसे देखकर ही चौड़ी हो गई। उसके सामने बैठा शख्स उसे एक बुरा सपना जैसा लग रहा था। वह सोच रही थी कि अभी वह अपनी आंखें खोलेगी और सामने बैठा सूर्य उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। वही सोचकर उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें मली, पर तब भी उसकी आंखों के सामने का नज़ारा नहीं बदला। साया अब बुरी तरह से डर गई। उसने एक कदम लड़खड़ा गई। तभी सूर्य ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, वेलकम टू द हेल मिस मुखर्जी। फिर धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। साया उसे देखते हुए पीछे हट रही थी और वो उसके पीछे हटते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी एक पल ऐसे आया जब साया केबिन की दीवार से टकरा गई। वो जाने लगी तभी सूर्य ने दोनों हाथ उसके अगल बगल दीवार पर रखते उस पर टिका दिए। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, क्या हुआ? अपने बॉस को देखकर इतना क्यों डर रही हो? अभी तुम्हें मेरे साथ बहुत काम करना है। उसकी बात सुनकर साया ने गुस्से से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। आप हमारे बॉस नहीं हो सकते। तुम्हारे कहने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी मिस मुखर्जी।
ये कहकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। साया को वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर उसने उसे नजरें मिलाते हुए कहा, आपने यह सब जानबूझकर किया है ना? आप सब जानते थे ना? सूर्य ने भी अपनी आंखों में आंखें डालकर उसकी में यस ऑफ कोर्स, मैंने सब जानबूझकर किया है, तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, यह दिखने के लिए कि मैं क्या हूँ और क्या हो तुम क्या हो। बीच सड़क पर तुमने मुझसे माफ़ी मंगवाई थी ना? अब देखो मैं उस माफ़ी की कीमत तुमसे कैसे वसूल करता हूँ। तभी साया ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और गुस्से में उसे देखते बोली, कितने बुरे इंसान हैं आप, एक सॉरी के लिए तक गिर गए आप। हमें कहते हैं आप हमारी कोई औकात नहीं, पर आपकी तो है ना औकात, फिर क्यों गिर गए इतना बोलिए। यह कहते हुए लड़की आंखों में देखे जा रही थी। तभी वह थोड़ा नज़दीक आई और उसके नजरें मिलाते हुए बोली, आप जो करना चाहते हैं हम वो कभी होने नहीं देंगे। हम कभी इस जॉब से रिज़ाइन अभी इस जॉब से रिज़ाइन करते हैं। ये कहकर वो जाने लगी। अभी उसके कदम कैबिन के डोर तक ही गए थे कि तभी सूर्य ने कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम ही खुद ही रुकोगी। क्या तुमने अपने अपॉइंटमेंट लेटर पर अपनी सैलरी नहीं देखी? यह सुनते ही साया का ध्यान आया। उसने अपॉइंटमेंट लेटर पर उसकी सैलरी 75,000 रुपये लिखी थी, जिसे देखकर वो एक दिन पहले बहुत खुश हो रही थी। वह सोचकर कि उसकी सैलरी से वह सब संभाल लेगी, घर के रेंट से लेकर राशन का खर्चा तक वह सब अपनी फैमिली सैलरी से पूरा कर सकती है। वह डोर के पास ही खड़ी है सोचने लगी कि तभी सूर्य ने उसे खड़े देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, 1 लाख नाउ आई पे यू पर मंथ 1 लाख रुपीज़। यह सुनकर साया ने एक आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने मन ही मन खुद से क्या करें हम। एक तरफ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दूसरी तरफ बाबा और बच्चों की खुशियाँ, किसे चुने हम। यह कहकर वह रोने लगी कि तभी उसे उस महिला की बात याद आई जो मंदिर में आज सुबह उस महिला को उससे कही थी, बेटा परेशानियाँ, चुनौतियाँ और तूफान ज़िंदगी में आते रहेंगे, उनका डट कर सामना करना और कभी उनके आगे झुकना मत, अपनी हिम्मत से उन्हें अपने कदमों में झुका देना। यह याद करते ही उसके अंदर एक अलग सी हिम्मत और जुनून भर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं, पर अब हम भी इन्हें दिखा देंगे, हमें झुकना इनके बस की बात नहीं। साया कभी बिना गलती के किसी के भी आगे नहीं झुकेगी। अब इनके साथ काम करके ही हम ई बैलबुद्धि राजकुमार की अकल ठिकाने लगाएंगे। खुद में एक अलग ही जुनून भरकर वह पीछे मुड़ी और सूर्य के पास चलकर गई। फिर उसकी आंखों में देखते उसने कहा, हम ये जॉब करेंगे, हमें ये सैलरी नौकरी चाहिए, पर आपको हमारी एक बात माननी होगी। उसकी इस बात पर सूर्य ने उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखा, फिर उसे बोलने का इशारा किया। साय ने बिना डरे उसकी आंख में देख डालकर कहा, हमें इस मंथ की सैलरी एडवांस में चाहिए। उसकी इस बात पर सूर्य ने कहा, मिल जाएगी। यह कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं सही था, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, थोड़े और पैसे का क्या लालच दिया। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और तुम्हारी बातें दोनों ही हवा बनकर उड़ गई। साया को एक नज़र देखकर वो अपनी डेस्क के पास गया और झुककर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। फिर उसने साया की तरफ देखकर कहा, हो गया, तुम्हारी इस मंथ की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। सूर्य की बात पूरी करते ही साया के फ़ोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने अपने बैग से निकाल कर फ़ोन देखते हुए बैंक का मैसेज था। अपने अकाउंट में पैसे देखकर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर शिव जी को धन्यवाद किया। फिर सूर्य को देखते हुए खुद से कहा, भले ही आप राक्षस हैं, पर आज आपकी वजह से हमारे बच्चों को पेट भर जाएगा, वे अच्छा खाना खा पाएंगे। ना जाने क्यों सूर्य ने इतना क्रूअल होने के बाद भी वह उसे थैंकफुल नज़रों से देख रही थी। तो वही सूर्य ने उसके चेहरे पर चमक को देखते हुए कहा, पैसे की खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है मिस साया मुखर्जी। तभी साया उसे थोड़ा और पास आई, उससे कहा, हमें काम क्या करना होगा सर। उसका यह सवाल सुनकर सूर्य ने चेहरे पे एक्सप्रेशन बिखर गया और उसने उसे देखते हुए कहा, यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी। यह सुनते ही साया की आंखें चौड़ी होकर उसका मुंह खुला रह गया।
साया का ऐसा रिएक्शन सूर्य को अपनी जीत का एहसास करवा रहा था। उसने अपने कैबिन में लगे एक डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम वहाँ बैठकर काम करोगी। साया ने उस तरफ देखा। उस डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा था। उसे देखकर साया के होश उड़ गए। तभी सूर्य ने भी उसके हाथ को थोड़ा और उठाते हुए कहा, मुझे ये सारी फाइलें शाम तक कंप्लीट चाहिए। यह सुनकर साया का गला सूख गया। उसने कहा, यस सर, ये बहुत ज़्यादा है। तो सूर्य ने बिना भाव के कहा, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हें इस सब की आदत डालनी होगी। अब मुझे लेज़ी लॉग पसंद नहीं, तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ और जाओ। अब जाओ, अपना काम करो, यहाँ खड़ी रहकर टाइम वेस्ट मत करो। उसकी बात सुनकर साया जल्दी से अपनी डेस्क पे गई और काम करने लगी। उसे फाइल में डाटा को चेक करना था। वह जल्दी से अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई और काम करने लगी। अभी उसे काम करते हुए थोड़ी देर हुई थी कि सूर्य उसकी चूड़ी की आवाज़ से इरिटेट हो गया। उसने तिरछी नज़रों से चिढ़कर देखा। वह जब जब फाइल को खोलती बंद करती, उसके हाथ की चूड़ियाँ हिलने की वजह से बजने लगती। सूर्य अब उस शोर को और टॉलरेट नहीं कर सकता था। वह उठा और उसके पास चला गया। किसकी होगी जीत आगे, ये तो आगे ही पता पड़ेगा। सूर्य ने उसे तिरछी नज़रों से चिढ़कर देखा। वह जब जब फाइलों में खोलती बंद करती, उसके हाथ की चूड़ियाँ हिलने की वजह से बजने लगती। जैसे ही साय ने एक तरफ फाइल रखकर दूसरी फाइल को उठाना चाहा, तभी सूर्य ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। यह होते सूर्य साया चौंक गई और हैरान परेशानी नज़रों से उसे देखने लगी। सूर्य अपनी काली आंखों से उसे ही घूर रहा था। साय ने उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि अब उससे क्या गलती हो गई। तभी सूर्य उसकी काली नज़रों में देखते हुए उसके हाथ से एक एक कर चूड़ियाँ निकालने लगा। यह देखकर साया और परेशान हो गई और सूर्य को सवाली नज़रों से देखते हुए उसने खुद से कहा, अब क्या हो गया इन्हें, ये हमारी चूड़ियाँ क्यों निकाल रहे हैं। वो खामोशी से बस उसे देखे जा रही थी कि तभी सूर्य ने दूसरा हाथ भी उसके हाथों में लिया और उस हाथ की भी सारी चूड़ियाँ निकालने लगा। इस बीच दोनों एक दूसरे को बिना पलकें झपकाए देख रहे थे। तभी सूर्य ने उसके दोनों हाथ की चूड़ियाँ निकालकर एरोगेंट वॉइस में कहा, मुझे इनका शोर पसंद नहीं, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। उसकी बात सुनकर साया की आंखें बड़ी हो गई और वह उसे और भी हैरानी से देखने लगी। तभी उसने अपनी बात पूरी करके चूड़ियों को ले जाते हुए कहा, अब काम करो अपना फास्ट। उसकी बात सुनकर साया अपने सेंस में आई। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जो खाली थे। उसकी सुनी कलाई उसे बड़ी अजीब लग रही थी। साया ने अपनी कलाई को देखकर खुद से कहा, बड़ा अजीब आदमी है। यह कहकर फिर झटका और अपना काम करने लगी। सूर्य भी अपनी डेस्क पर बैठा और अपना काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वर्मा कॉरपोरेशन में अभी वर्मा अव्यांश का बेटा अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही कॉल रिसीव की और फ़ोन कान पर लगाते हुए हेलो बोला। तभी दूसरी तरफ से उसके हेलो की रिप्लाई आई और उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्सुकता से कहा, कॉल पर कहा, क्या यह सच है। उसके यह कहने पर दूसरी तरफ से जवाब आया तो उसकी हंसी थोड़ी और गहरी हो गई। उसने तुरंत ही कॉल कट किया और लैपटॉप को ऐसे ही ओपन छोड़कर वो कैबिन से भागता हुआ निकल गया। अभी वर्मा, जिसकी उम्र सूर्य के बराबर थी, बिजनेस में अब दोनों एक दूसरे के राइवल हो गए थे। अभी भी देखने में हैंडसम था और टॉल स्मार्ट, पर जब से उसने बिजनेस वर्ल्ड में अपना कदम रखा था वह तब से सूर्य के पीछे पड़ा था। उसे भी सूर्य की तरह हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अभी कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गया और बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए सामने देखने लगा। तभी कुछ देर बाद अव्यांश और कनिष्का दोनों उसे नजर आए। वो दोनों ही देखकर खुश हो गए और उन्हें देखते ही जल्द से आकर उसने गले लगा लिया। कनिष्का ने भी प्यार से उसे गले लगाकर बोली, आई मिस यू बेटा। अभी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसे गले लगाए हुए कहा, आई मिस यू टू माँ। फिर वो अव्यांश के गले लगा और फिर वे तीनों ही एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल गए। कनिष्का की सज़ा तो 20 साल की हुई थी, पर जिस तरह से जेल के अंदर और प्रिजन के साथ बिहेव किया जाता था, उसकी वजह से उसकी सज़ा और 2 साल बढ़ा दिया गया था।
2 दिन पहले ही कनिष्का अपनी सजा पूरी करके बाहर आई थी और उसी को लेने अव्यांश न्यूयॉर्क गया हुआ था। दूसरी तरफ काम करते हुए साया इतनी खो गई थी कि उसे समय का पता ही नहीं चला। आज जब उसने टाइम देखा तो चौंकते बोली, हे भगवान, हमारे ऑफिस आवर्स को ख़त्म हुए आधा घंटा हो गया, हम अब तक काम क्यों कर रहे हैं। यह कहते हुए वह फाइल बंद करके उठी और सूर्य के पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। सूर्य ने भी अपने काम में मग्न था। उसने अपने काम डूबा हुआ देखकर वो सोचने लगी कि वो उसे डिस्टर्ब करे या नहीं। तभी उसने घड़ी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर उसने कहा, सर, हम घर जा रहे हैं, हमारे ऑफिस आज ख़त्म हो गए। उसकी बात पर सूर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है, जाओ और अपने पेंडिंग काम को भी लेकर जाओ, मुझे कल सुबह ये सारी फाइल्स कंप्लीट चाहिए। उसकी ये बात सुनकर साया हैरान रह गई और उसने फाइल्स को देखा। वे अभी भी बहुत सारी थी। उसने मुंह बनाया, बेमन जाकर सारी फाइल्स उठा लिया। फिर जाने लगी, तभी उसे कुछ याद आया और वो डोर के पास ही रुक गई और एक हाथ में फिर से मारते हुए उसने खुद से कहा, क्या साया, अपनी चूड़ियाँ भूलकर क्यों जा रही है? ये बैलबुद्धि राजकुमार फेंक देगा इन्हें। यह कहकर वो वापस सूर्य के डेस्क के पास आई और खड़ी हो गई और उसे अब सूर्य को डिस्टर्ब करने में डर लग रहा था कि तभी सूर्य को जैसी उसकी प्रेजेंस फील हुई, उसने सिर उठाकर उसे देखा और एरोगेंट वॉइस में बोला, अब क्या चाहिए तुम्हें? हमारी चूड़ियाँ, वो आपके पास है, साय ने जल्दी से कहा और मुंह बना लिया। सूर्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर डेस्क की ड्रॉ में से उसकी चूड़ियाँ निकाल कर उसे दे दिया। साया चूड़ियाँ लेकर वहीं बैठ गई और फाइल्स एक साइड में रखकर अपनी चूड़ियाँ पहनने लगी। एक बार फिर उनका शोर सूर्य के कानों में गया और उसने आंखें बंद कर दांतों को पीस लिया। इट्स सो इरिटेटिंग, यह कहकर वो अपना गुस्सा अपनी मुट्ठी में दबा रहा था। साया ने बाएं हाथ की चूड़ियाँ आसानी से पहन ली, पर उसने चूड़ियाँ दाएं हाथ की पहनी नहीं जा रही थी। वह जैसे तैसे जल्दी से पहनने लगी कि तभी एक चूड़ी टूटकर उसका कांच उसकी कलाई में गड़ गया और तभी उसके मुंह से आह निकल गई। उसकी आह सुनकर सूर्य उसकी तरफ खुद को देखने से रोक नहीं पाया। उसने जैसे साया की तरफ देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर उसे दर्द दिखा। उसकी आंखों में भी हल्का पानी सा भर आया था। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर गई। कलाई में घुसी चूड़ियों का टुकड़ा उसके अब खून निकल रहा था। यह देखकर सूर्य ने गुस्से से उठे और कहा, बेवकूफ़ लड़की, जब तुम्हें पता है तुम्हें इससे चोट लगती है तो तुम इन्हें पहनती क्यों हो? यह कहते हुए उसके पास आया और उसका वही हाथ पकड़कर देखने लगा। उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि साया के मुंह से एक बार फिर से दर्द से आह निकल गई। सूर्य ने उसे एक नज़र देखा और इग्नोर कर दिया और फिर उसने डेस्क की ड्रॉ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस उसके पास चला गया। वो उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया, फिर उसका उसमें हाथ ले लिया और उसे देखते हुए कहा, थोड़ा दर्द होगा। यह कहकर वो उसके हाथ पर झुक गया। यह देखकर साया को समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाह रहा है। वो बस हैरान परेशान नज़रों से उसे देखती रही। चूड़ी का टुकड़ा इतना छोटा था कि सूर्य की उंगलियों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो उस टुकड़े को अपने मुंह से निकालने के लिए उसके हाथ पर झुक रहा था। उसे कांच का टुकड़ा अपने हाथों के बीच दबाया तो इसके होठों से साया की कलाई को छुआ। उसकी छुअन से महसूस होते ही साया की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी सूर्य ने उस टुकड़े को उसकी कलाई से बाहर निकाल दिया और फिर दूसरी तरफ मुंह से करके थूक दिया। साया की आंखें अभी भी बंद थी और उसके चेहरे पर दर्द और दर्द दोनों ही दिख रहा था। सूर्य ने उसे देखकर सिर हिलाया और उसकी कलाई पर ड्रेसिंग करने लगा। उसने ड्रेसिंग करके साया को देखते हुए कहा, आंखें खोलो, अपनी हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपना हाथ देखा तो उसके हाथ में न केवल ड्रेसिंग हो गई थी बल्कि चूड़ियाँ भी थीं, जिसे सूर्य ने उसे अभी अभी ड्रेसिंग के बाद उसे पहनाई थी। साया हैरानी से कभी अपने हाथ को तो कभी सूर्य को देखती। तभी सूर्य ने उसे देखते हुए कहा, कल से इन्हें ऑफिस में पहनकर आने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर साया ने सिर हिला दिया। तभी उसकी नज़र सूर्य के होठों पर लगे ब्लड पर गई। खून देखकर वो समझ गई कि वो उसका खून है। सूर्य जैसे उसे वार्निंग देकर उठने लगा कि तभी साया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह यह होते ही सूर्य ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और उसे घूरने लगा। उसकी नज़र अपने हाथ से होकर उसके चेहरे पर ठहर गई। तभी साया ने उसे देखते हुए कहा, बैठिए। ना जाने क्यों पर वो उसकी बात मानकर बैठ गया। तभी साया ने अपने दुपट्टे का सिरा
पकड़ा और उसके सूर्य के होठों के पास ले जाते बोली, आपके होठों पे हमारा खून लग गया है। यह कहते हुए उसके होठों पर लगे खून को साफ कर रही थी। उसकी नज़र सूर्य के होठों पर थी और वहीं सूर्य की नज़र करीब से उसके चेहरे को देख रही थी। जैसे ही साया ने पलके उठाकर उसे देखा तो उसकी कजरारी आंखें उसकी काली बुरी आंखों से छा मिली। उस पल कुछ ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे को देखने में खो गए थे। तभी उसी टाइम कैबिन का डोर ओपन कर यश कुछ बोलने को अंदर आया तो सामने का नज़ारा देखकर वो रुक गया। साया का हाथ उसके होठों पर था और वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। तभी यश ने यह देखकर अपने होठों को खोल कर सीटी बजाई तो वे दोनों ही अपने सेंस में लौट आए। उसने साया को नज़र देखकर सूर्य की तरफ देखते हुए अपनी दोनों आईब्रो उठाई तो वहीं साया जल्दी से फाइल उठाकर वहाँ से तेज कदमों से निकल गई। उसने जाते ही यश होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए उसके पास आया और उसी चेयर पर जहाँ थोड़ी देर पहले साया बैठी थी उस पर बैठते हुए अपने एक हाथ डेस्क पर रखा और कोने टिकाकर सूर्य का देखते हुए कहा, चल क्या रहा है ये। सूर्य उसे इग्नोर कर उठकर जाने लगा कि तभी यश ने उसे छेड़ते हुए कहा, इस प्यार में मेरी तरफ न देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। इसके बोलते ही अगले पल ही सूर्य ने उसे कूदते हुए कहा, शट अप यश। उसकी बात पर यश ने कहा, मेरा मुंह क्यों को बंद करवा रहा है? मैंने तो वही बोला जो मैंने देखा। एक और दिन सभी वही देखेंगे जो मैंने देखा। वैसे कमाल की लड़की है ये दो-धारी तलवार। मानना पड़ेगा उसे जो काम कोई नहीं कर सकता वो यह लड़की कर सकती है। उसकी बात से चिढ़कर सूर्य ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो इतनी इसकी तारीफ किए जा रहा है? जिस पर यश ने चौंक कर कहा, मेरे भाई जरा मेरी नज़र से देख, इस लड़की ने तुझसे द SSR से सड़क पर सॉरी बुलवा, ये क्या कम था? और अभी तू कैसे उसकी खूबसूरत आंखों में खोया हुआ था, देखने में ऐसा लग रहा था। यश उसे आगे कुछ बोलता कि तभी सूर्य ने टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर खाली कर दिया। यश ने एक हाथ से अपना चेहरा साफ किया और उसे देखते हुए कहा, ये क्या यार, मैं रोजाना शॉवर लेता हूँ और वो भी 2 टाइम, फिर तो मेरा मुंह धोने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात पर सूर्य ने एरोगेंटली कहा, तो अपने मुंह से गटर के पानी की बरसात कर रहा था, इसलिए इसे बंद करना ज़रूरी था, सो मैंने किया। उसकी बात सुनकर यश ने मुंह बना लिया और रूडली कहा, सही है, तेरे जैसे इंसान के लिए वो दो-धारी तलवार ही सही है। कम से कम वो अपने आगे तेरी चलने तो नहीं देती, वही सुधारेगी तुझे, तेरे इस एरोगेंट नेचर को। उसके यह बोलते ही उसके ऊपर एक उड़ती हुई फाइल आई जो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगने वाली थी, पर तभी यश ने उस फाइल को कैच कर लिया और उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर सूर्य ने कहा, तेरे पर यह गुस्सा सूट नहीं करता, रहने दे। और हाँ, तेरी वो दो-धारी तलवार पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी बात पर यश ने चौंकते हुए कहा, क्या? तभी सूर्य ने उसे सब बताया। यश सब सुनकर सदमे में चला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साया एक ऐसी लड़की है। वह सब अभी भी उस सदमे में था कि तभी सूर्य ने कहा, तैयार हो जा, कल तू सिडनी जा रहा है। उसकी बात पर यश ने चौंक कर कहा, पर क्यों? जिस पर सूर्य ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, चीकू और मिही को लेने के लिए। यश ने इस पर चिढ़कर कहा, मिही को तो ठीक है, उसे मैं ले आऊँगा, पर उस चीकू को लेने के लिए मुझे क्यों भेज रहा है? जब देखो मुझसे बिना बात के लड़ती रहती है, पागल लड़की। यश सुनकर सूर्य के उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या कहा तूने उसे? उसकी टोन सुनकर यश सकपक आ गया। उसने जल्दी से कहा, मैं कुछ कह सकता हूँ तेरी बहनों को? मैं तो बस उसकी तारीफ ही कर रहा था, कितनी अच्छी है वो, भोली मासूम प्यारी सी। कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, चुड़ैल डायन नागिन भूतनी, मेरी जिंदगी से सुकून छीन लेगी अगर वो आ गई तो। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में की मुट्ठी बना ली। दूसरी तरफ साया आश्रम वाके वहाँ ऑटो से निकली और उसके अंदर से सामान निकालने लगी। सामान को देखकर साया के ऑटो वाले ने कहा, भैया क्या थोड़ी मदद कर देंगे, हमारी इन्हें अंदर रखवा देंगे हमारे साथ? उसकी बात सुनकर ऑटो वाले ने सिर हिलाया और सामान लेकर अंदर जाने लगा। जब वह सारा सामान रसोई घर में
रखने गई तभी काका वहाँ कर गए। काका ने इतना सारा सामान देकर कहा, बिटिया तुम इतना सारा सामान कैसे ले आई? उसकी बात पर साया ने मुस्कुराते हुए कहा, काका आपने ही तो कहा था राशन खत्म हो गया है, तो हम सारा ही महीने भर का राशन ले आए। उसकी बात पर काका मुस्कुराने लगे। फिर अगले ही पल चिंता व्यक्त करते बोले, पर बेटा महीने भर का राशन के लिए तो बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना, इतने पैसे कहाँ से आए? काका यह हमारी पगार है, आया है, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, महीना पूरा होने से पहले हमें पगार दे दी है। यह कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, खड़ूस राक्षस कहीं का। तभी काका ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा इंसान मालूम पड़ता है बिटिया। उसकी बात पर साया ने फिर से मन में खुद से कहा, अच्छा इंसान, और वो खून चूसने वाला कीड़ा है वो। यह कहकर उसने अब हाथ में पकड़ी अपनी फाइल को देखा और काका से कहा, काका आप सबने खाना खा लिया ना? तो काका ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसने फिर से कहा, आप हमारी थाली तैयार कर दीजिए, हम अपने कमरे में ही खा लेंगे। काका ने फिर सिर हिला और कहा, ठीक है बिटिया तुम जाओ, हम लेकर आते हैं। साया उनकी बात सुनकर चली गई। दूसरी तरफ शौर्य स्टडी रूम में था और उसके सामने राज, सिम्बा, अभय, अन्वय और विशाल बैठे थे। सभी के हाथ में एक एक ग्लास था जिसमें वाइन थी और वे सब बातें करते हुए बीच बीच में वाइन की सिप ले रहे थे कि तभी राज ने कहा, अव्यांश और कनिष्का वापस आ गए हैं। तो उसकी बात पर अभय ने कहा, 22 साल काफ़ी होते हैं सबक सीखने के लिए। हाँ जेल में इतने साल रहकर उसकी अकड़ ठिकाने तो आ ही गई होगी। विशाल ने कहा। उसकी बात पर अन्वय ने कहा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कनिष्का कुत्ते की पूंछ की तरह जिद्दी, जिस पर तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसी वह कनिष्का है। ये शांत नहीं बैठेगी, फिर से कुछ ना कुछ करेगी। उसकी बात सुनकर सिम्बा ने कहा, करने दो, इस बार भी कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। शौर्य इतनी देर से वाइन की सिप लेते हुए सबकी बातें सुन रहा था कि तभी उसने सोचते हुए कहा, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? जिस पर राज ने सोचते हुए कहा, क्या तू हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट की बात कर रहा है? उसकी बात पर शौर्य ने सिर हिला दिया। जो राज ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, नहीं वह जो कोई भी था बहुत चालाक था, बिना सीसीटीवी कैमरे में आए उसने दुआ को नुकसान पहुंचाया था। ढूंढो राज, उसे ढूंढो। शौर्य ने कहा। तो इसकी बात पर अभय ने कहा, मुझे लगता है वो कोई भी हो था उसी टाइम इंडिया छोड़कर चला गया होगा, वरना अब तक हम उसे तक पहुंच ही जाते। उसके बाद पर सभी सोचने लगे। वहीं दूसरी तरफ रात के 12 बज रहे थे और साया के सामने अभी भी 10 फाइलें पड़ी थी। उसने उबासी ली और अपनी आंखों को मला और उसे बहुत नींद आ रही थी, पर वो काम को देखकर सो नहीं पा रही थी। फिर उसने फाइलों को देखते हुए कहा, ये आदमी हमसे करवा करवा कर हमें मार डालेगा, नहीं किया तो हमें जॉब से निकाल देगा। चल साया, ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो जा। जहाँ एक तरफ साया रात भर जाकर काम कर रही थी तो वहीं सूर्य आराम से सो रहा था। अगली सुबह ऑफिस में साया अपने टाइम से ऑफिस आ गई थी। सूर्य अभी तक नहीं आया था। एक फाइल जो रात में उसने छोड़ दी थी वह उसे कंप्लीट करने लगी और कैबिन के डोर की तरफ देखते हुए बोली, साया जल्दी करो, खड़ूस राजकुमार के आने से पहले इसे कंप्लीट कर लो। ये कहते हुए काम करने लगी। जब उसने फाइल कंप्लीट कर ली तो सुकून की सांस ली और चेयर से सिर टकाकर बैठ गई। कुछ ही मिनट में उसकी आंखें लग गई। रात भर ना सोने की वजह से वो चेयर से सिर टकाकर ही सो गई। तभी सूर्य कैबिन में आया और उसकी नज़र आते ही साया पर गई, जो सोता हुआ देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। वो उसे घूरकर देखने लगा और खुद से बोला, क्या मैं इसे सैलरी यहाँ सोने के लिए दे रहा हूँ? तुम्हारा सुकून छीनने के लिए मैंने तुम्हें ये नौकरी दी, ना कि आराम से ज़िंदगी काटने के लिए। यह कहकर वो उसके पास आया और उसने ग्लास में भरा पानी बड़े आराम से उसके चेहरे पर धीरे धीरे करके खाली कर दिया। उसके चेहरे पर पानी के पड़ते ही वह चौंक गई और हड़बड़ा कर उठ गई। सामने सूर्य को खड़े देखकर वह और हैरान हो गई। तभी सूर्य ने कहा, तुम्हें यहाँ सैलरी सोने के लिए नहीं मिलती है या काम करने के लिए मिलती है? उसने यह एरोगेंटली कहा था। साया उसकी टोन सुनकर ही डर गई और तभी उसने अपनी पलकें नीचे झपका ली। तुम यह काम करने आती हो ना कि सोने के लिए, तो बेहतर होगा अपना काम करो। यह कहकर वह अपनी डेस्क पर चला गया। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ और वो कॉल पिक कर बात करने लगा।
साया ने उसकी बात को बहुत बुरा लगा। उसकी डांट उसकी आंखों में आंसू ले आई थी, पर उसने अपने आंसू को छलकने से रोकने के लिए अपनी पलकें तेजी से झपझपाईं और अपनी डर से हटकर बालकनी में जाकर अपने गीले बालों को हाथ से झाड़ झाड़ कर सुखाने लगी। सूरज जब कॉल पर बात करके पलटा तो साया को बालकनी में बाल सुखाते देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया और उसने देखने लगा। वह उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था कि तभी उसके कदम साया की ओर बढ़ गए। वह बालकनी में उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही साया ने अपने बालों को पीछे किया तो उसके गीले बालों से पानी की छींटें सूर्य के चेहरे पर पड़ी। यह होती ही उसकी अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी साया जाने के लिए पीछे मुड़ी तो सूर्य को सामने देखकर वो चौंक गई और डर से पीछे हो गई। सूर्य उसे देखकर आगे बढ़ने लगा और वो उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। पीछे हटते हुए बालकनी की बाउंड्री वॉल से टकरा गई। तभी सूर्य उसके और नजदीक आ गया। साया के चेहरे पे डर और घबराहट दोनों ही दिख रहे थे। फिर उसने सूर्य को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये क्या पागल हो गया है? इतना क्या चाहते हैं ये हमारे साथ? फिर एक नज़र पीछे देखकर कहा, कहीं ये हमें यहाँ से धक्का देने की तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, यहाँ से गिरकर तो हम सीधा ऊपर पहुँच जाएंगे। वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, जहाँ से बिल्डिंग के नीचे चलते लोग चींटी जैसे दिख रहे थे। यह सब सोचकर साया डर से कांपने लगी। तभी सूर्य ने बाउंड्री वॉल के नीचे लगे बटन को अपने पैरों से प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही साया जहाँ खड़ी थी वहाँ की वॉल अपने आप ही हट गई। यह देखकर उसके पैर और तेज़ी से कांपने लगे और वह ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई। वह अचानक से पीछे की तरफ गिरने लगी कि तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। साया उसके हाथ के सहारे लटक गई और सूर्य को देखते उसने कहा, सर प्लीज़ हाथ मत छोड़िएगा हमारा, हम मरना नहीं चाहते। सूर्य ने उसकी बात पर कहा, तुम्हें डरते तड़पते हुए देखकर कितना सुकून मिल रहा है मुझे। यह कहते हुए उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। तो वहीं साया डरी सहमी नज़रों से उसे देखते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। उसने तिरछी नज़र से नीचे देखा तो ऊंचाई देखकर उसे चक्कर आने लगे और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। यह देखकर सूर्य ने उसे जल्दी से ऊपर खींचा तो वह उसके सीने पर जा लगी। वह उसे लेकर कुछ कदम पीछे हट गया। उसे बोला, जिंदा हो तुम, मरी नहीं हो अभी, अब अपनी आंखें खोलो। पर साया ने उसकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने सूर्य चिढ़ गया और उसने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ के उसके चेहरे के ऊपर कर देखने लगा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था और वो बेहोश हो चुकी थी। वह उसकी बाहों में एक बेजान गुड़िया की तरह उसके सहारे खड़ी थी। उसे बेहोश देखकर सूर्य ने एक गहरी सांस ली और उसे झुककर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कैबिन में पड़े काउच पर लाकर लिटा दिया और उसे घूर कर देखते हुए खुद से बोला, कितने कमज़ोर होते हैं लोग, जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं। कहते हुए उसने एक नज़र फिर से उसे देखा और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।